Salmon versus Salmon, one of the landmark judgments in the history of company law. आज अगर हम बात करें सैल्मन वर्सेस सैल्मन की, सैल्मन था कौन? सैल्मन वॉज अ कॉबलर, अ लेदर मर्चेंट, अ लेदर मैन्युफैक्चरर. ठीक है, कॉबलर, लेदर मैन्युफैक्चरर, कह लीजिए मोची. मैं फेंके हुए पैसे नहीं मैं आज उठाता, भी वही फेंके अमिताभ हुए बच्चन वाला पैसे मोची. नहीं उठाता। लेकिन इसका बिजनेस थोड़े बड़े लेवल पे था. ही वॉज अ सोल प्रोप्राइटर. नाउ ही हैड अ प्लान. ही हैड अ प्लान. उसने सोचा क्यों ना मैं एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लूँ, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लूँ जहां पर मेरे सारे पैसे जो है, मैंने अभी तक जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप में जितने पैसे कमाए हैं, आई कैन इन्वेस्ट इट इन दिस स्पेसिफिक कंपनी. सो ही ओपनड अ न्यू कंपनी ऑल टुगेदर नेम सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड. ठीक है, सैल्मन एंड कंपनी. सो अब सारे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे थे अब सैल्मन के, वो इस कंपनी के थ्रू हो रहे थे. पर एक मजे की बात बताओ क्या हुआ. इस सैल्मन ने अपने जो चार बेटे थे, हाँ इसके चार बेटे थे, एक बेटी थी, काफी मेहनत की थी, इसकी बेटी काफी सुंदर थी. तो इस इंसान ने इनको भी वहां पे शेयर होल्डर्स बना दिया. अरे सिर्फ शेयर होल्डर्स ही नहीं, इनको वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी बना दिया. इसके चार बेटों को उसने वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी बना दिया. और दे वर इन फुल कंट्रोल ऑफ द कंपनी. नाउ द कंपनी वॉज रनिंग वेल. पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द कंपनी. मतलब लोगों से ये लोन लेते रहा. अब इस लोन लेते रहा मतलब इसने कंपनी के नाम पे लोन लिया. Now, this company was taking loans from people, and all those people were termed as unsecured creditors because they were not given any security against the loan advance to the company. Now, this company also gave certain debentures to Salmon. मतलब सैलमन शेयर होल्डर भी बन गया और सैलमन डिबेंचर होल्डर भी बन गया. अरे भाई साहब, एक ही कंपनी का कोई क्रेडिटर और ओनर साथ में कैसे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है. कंपनी लॉ इज नॉट अगेंस्ट इट. ठीक है. नाउ ये जो सैलमन जी थे, ये इनके पास में कंपनी के डिबेंचर्स थे, कुछ कैश भी था, और अपॉन दैट इनके पास में कंपनी के शेयर्स भी थे. तो बेसिकली इस कंपनी का पूरा रनिंग देख कौन रहा था? सैलमन जी. बिल्कुल सही. अब सैलमन जी के ये कंपनी जो थी, दिस वाज मियरली एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ सैलमन, मियरली एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ सैलमन. कुछ सालों बाद ये कंपनी लॉसेस में जाने लगी. Once this company went into losses, it applied to the court for winding up. ठीक है. अब वाइंडिंग अप के केस में आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के हिसाब से, इस कोड के अनुसार जो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट होती है, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट के अनुसार जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, उनको हमेशा उनके जो पेमेंट्स थे वो किसके बाद मिलेंगे? उनको डिबेंचर होल्डर्स के बाद मिलेंगे. मतलब सबसे पहले कंपनी पे करेंगी हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, जो है डिबेंचर होल्डर्स, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, जो कि है सपोज एक्स वाई एंड जेड. ये तीन कोई हमारे नॉर्मल इंसान थे जिन्होंने कंपनी को लोन दिया था, पैसा दिया था, एंड उसके बाद शेयर होल्डर्स को पे हो गए. तो शेयर होल्डर्स को तो ये बात ही नहीं है. बात आती है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बीच में. अब ये जो बेचारे से एक्स वाई जेड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, तो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने डायरेक्टली जाके ट्रायल कोर्ट में केस फाइल कर दिया. और क्या कहा कि सर जी, जज साहब, आप हमारी तकलीफ समझिए, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने कंपनी को लोन दिया था और अब कंपनी भी लॉसेस में है, तो सबसे पहले हमारे पैसे पे ऑफ होने चाहिए, क्योंकि ये जो सैलमन है ना, अरे ये तो कंपनी का ओनर भी है, यही तो कंपनी चला रहा है, बेसिकली ये कंपनी, ये तो सैलमन की एजेंट है ना. अरे सर, इस तकलीफ में को सिर्फ हम समझ सकते हैं, क्योंकि पैसे तो हमारे गए हैं. सैलमन तो ट्रांजैक्शंस पे ट्रांजैक्शंस कर रहा था कंपनी के नाम पे, एंड बिहाइंड द कंपनीज नेम सैलमन वाज कैरिंग आउट हिज डिसऑनेस्ट इंटेंशंस. तो ट्रायल कोर्ट भावुक हो गई. ट्रायल कोर्ट बोली ठीक है बेटा, सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेंगे कंपनी के लॉसेस में, और उसके बाद कंपनी वाइंड अप होने से पहले सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे ऑफ करेंगे, उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे होंगे, जो कि है शेयर होल्डर्स आल्सो ऑफ द कंपनी. तो इसलिए सैलमन को प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड रखा गया. इसको चैलेंज किया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सामने, जो कि है हमारा अपीलेट ट्रिब्यूनल. तो इस अपीलेट कोर्ट के सामने ये ऑर्डर को चैलेंज किया गया. हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ को मद्देनजर रखते हुए कहा कि भाई साहब, according to the company law, company is a separate legal entity altogether. That's why separate legal entity एक कंपनी हो गई और separate personality altogether सैलमन हो गया. तो इस केस में सैलमन तो एक अलग इंसान ठहरा,
और ये जो कंपनी है इसके नाम पे जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं ये एक अलग पर्सनालिटी थ्योरी। तो इस केस में नॉर्मल कंपनी लॉ के प्रोविजंस ही यूज होंगे और इसी वजह से जो सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड के क्रेडिटर्स थे, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब कौन, अगेन सैलमन एंड हिज फैमिली, उनके पैसे पहले पे ऑफ होंगे वाइंडिंग अप के प्रोसेस के दौरान और उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पैसे पे होंगे, कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और जो सैलमन था, सैलमन का कोई इससे वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। इसलिए भाई साहब जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है एक्स वाई एंड जेड, you have to wait and watch. First the amount has to be paid to Salman and his family and then it will come back to you। मतलब जो भी बचा कुचा पैसा है वो आपको पे कर दिया जाएगा वाइंडिंग अप में। ये था लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सैलमन वर्सेस सैलमन, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने होल्ड किया कि भाई सबसे पहले पे ऑफ होंगे जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है और उसके बाद ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे होंगे, चाहे सैलमन ही इस कंपनी का शेयर होल्डर, डायरेक्टर, क्रेडिटर सब कुछ ही क्यों ना हो, लेकिन कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी ऑल टुगेदर एंड दैट इज व्हाई कंपनी विल ऑपरेट एज अ सेपरेट एंटिटी और उसके जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे सबसे पहले उनको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, this is how Salmon versus Salmon became the landmark judgment and after that henceforth सारी कंपनीज अपने नाम पे ट्रांजैक्शंस करने लगी। कंपनी एक अपना एक अलग अस्तित्व था और उसका जो ओनर, प्रमोटर या मैनेजिंग डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी थे उनका एक अलग अस्तित्व था। दिस इज व्हाट सेपरेट लीगल एंटिटी या कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कॉन्सेप्ट इज ऑफ Salmon versus Salmon।